So in case you really have to use a device, use headphones. That's one. मेरे को आपको किसी को भी हियरिंग लॉस हो सकता है. इन्फेक्शंस विच आर देयर फर्स्ट. सेकंड वील सी कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ हियरिंग लॉस. स्लोपिंग पैटर्न है, राइजिंग है, किस तरीके का पैटर्न है. टॉप 10 नॉइजिएस्ट सिटीज़ हैं, उनमें से 3 इंडिया में हैं. So I think that is the one of the main reason of hearing loss in present scenario. Apart from work from home people, जो teenagers हैं हमारे, they are using headphones or earphones for listening to music at a very high volume. Okay. So I think that is the one of the main reason of hearing loss in present scenario. 10 में से 6 वर्ड सुन के काम चला लेंगे, वो काम चल भी जाएगा कुछ दिनों के लिए, बट उतने टाइम आपका ब्रेन ओवरऑल कम होता जाएगा इफेक्ट. I welcome you all to today's episode of Healthcast. आज का हमारा एपिसोड जो है बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड हियरिंग डे पे चर्चा. वर्ल्ड हियरिंग डे पे इससे बेटर कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा. हमारे पास हैं 2 ENT सर्जन्स और 1 ऑडियोलॉजिस्ट, यानी कि कंप्लीट टीम जो कि हियरिंग रिहैबिलिटेशन यानी कि सुनने की क्षमता को विकसित करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करती है. तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट्स. सो डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर जो कि SMS मेडिकल कॉलेज में एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं और वहाँ पे ENT डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं. नेक्स्ट आई वेलकम मिस सलोनी पिपलानी जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आशा किरण स्पीच एंड हियरिंग सेंटर जयपुर में और एम्स दिल्ली और SMS जयपुर में काम कर चुकी हैं. नेक्स्ट आई वेलकम डॉक्टर तन्मया कटारिया जो कि अगेन SMS जयपुर पास आउट हैं, ENT सर्जन हैं और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होल्ड करती हैं. वेलकम टू द शो ऑल 3 ऑफ यू. Thank you. So let me start off with a very interesting question which can sound as a philosophical question. मेरा सबसे पहला सवाल सलोनी जी से, हियरिंग क्या होती है, सुनने की क्षमता क्या है एग्जैक्टली? सो हियरिंग अगर देखें तो इट इज़ आवर एबिलिटी टू परसीव साउंड्स. जैसे हम सुनते हैं, अब हमारे सुनाई के 3 भाग होते हैं कान में. जैसे जब एक साउंड वेव अंदर जाती है, हमारे कान के 3 भाग होंगे, एक आउटर ईयर, एक मिडिल ईयर और एक इनर ईयर. जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, हमारे आउटर ईयर से साउंड आगे ट्रैवल करके धीरे धीरे करके मिडिल ईयर के थ्रू पास होता है. हमारी टाइनीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है विच इज़ कॉल्ड स्टीपीस. वाइब्रेशंस पास अंदर होके एक कॉक्लियर स्ट्रक्चर होता है विच in which there are hair cells which help us to hear. Also there is a balance system which helps us to maintain our positional balance and फिर auditory nerve के थ्रू हम ब्रेन में आगे सुनते हैं. सो कान के बाहरी हिस्से से बीच वाले हिस्से में और फिर अंदरूनी हिस्से में साउंड वेव ट्रैवल करेगी और फाइनली ये सिग्नल ब्रेन को जाएगा जहाँ से अपन सुनेंगे, समझेंगे. हाँ, तो हमने ये समझा कि हमारा कान सिर्फ एक डोरवे है और हम सुन हमारे दिमाग से रहे हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही. तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हियरिंग की बात हो गई, जो सुनने की क्षमता है, बहुत लोगों को जब तक इसका अप्रिसिएशन नहीं होता, जब तक इस चीज़ को वो लोग रिकग्नाइज नहीं करते, जब तक कि उन्हें सुनना कम ना हो जाए. तो पहली चीज़, सुनना कम होना कितना कॉमन है. दूसरी चीज़, सुनना कम होना लोग इतना देर से क्यों समझते हैं, इस चीज़ को इतना अंडर अप्रिशिएट क्यों करते हैं? मैं आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने बात कही डॉक्टर अनुपम की, हियरिंग को लेके काफ़ी लोग ना इसको एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चलते हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब उसकी एब्सेंस होती है हमारी लाइफ में. जैसे अगर हम देखें तो कईयों को म्यूजिक का बहुत शौक है, आसपास म्यूजिक चल रहा है, दे डोंट इवन रियलाइज इट कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में. जिस दिन वो म्यूजिक नहीं है या फिर जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो आसपास अगर चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है तो हमें रियलाइज होना चालू होता है कितनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ से मिसिंग होती जा रही है. अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें तो कई स्टडीज़ और स्टैटिस्टिक्स इसके लिए अवेलेबल हैं और इंडिया में बहुत हाई लेवल का हियरिंग लॉस माना जाता है. उससे कई कारण है. वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ जो हमारी नॉइजी सोसाइटी है, राइट. बट अभी अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें तो करीब 6.3%, मतलब अगर हम किसी गैदरिंग में हैं जहाँ 100 जने हैं बैठे हैं तो उनमें से करीब 6 लोग ऐसे हैं जिनको की सुनाई कम दे रहा है. कम दे रहा है या पूरी तरह नहीं दे रहा? कम दे रहा है, कम दे रहा है. ठीक है, अगर पूरी तरह नहीं दे रहा है पे हम आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से पैदा ऐसा होते हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होता. इसका इंसिडेंस होता है हर 1000 में से 4 में से 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है और इसलिए उनके लिए बहुत हाई लेवल के इंटरवेंशंस प्लान करने पड़ते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि किसी भी चीज़ को हम जब डिले करते जाते हैं तो ये दिक्कत होती है. अडल्ट्स के अंदर ये हियरिंग लॉस धीरे धीरे बढ़ता है. जैसे मेरे को अगर मैं अभी अपनी बात करूँ तो मोर देन 40 ईयर्स पे कई फ्रीक्वेंसीज ऐसी होंगी हाई लेवल पे जो नहीं सुनाई दे रही हैं, पर मैं उसको चेक ही नहीं कर रहा हूँ. तो एक तो हमारे यहाँ पे एक एनुअल चेकअप है ही नहीं. सो इंडिया लैक्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट, हर चीज़ में. एंड हियरिंग टेक्स अ मच मोर बैक सीट देन लेट्स से विजन.
जबकि एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ठीक है. सो दैट्स बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम टू अस. थोड़ा लंबा हो जाएगा पर एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जो कि आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है हमारे लिए, कि अगर कोई ब्लाइंड इंसान है जो देख नहीं पा रहे हैं और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम में से हर जना उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा. पर अगर हमारे घर में ही कोई ऐसा इंसान है जो सुन नहीं पा रहा है ना, तो हम थोड़ी देर उससे जोर से बोल के बात करने की कोशिश करेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे उससे बात ना करें. सो वी काइंड ऑफ स्टार्ट अवॉइडिंग दीज पीपल. सोशल कट ऑफ हो जाता है. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम वी वांट टू कट देम ऑफ फ्रॉम आवर लाइव्स. सर ने जो बात कही उस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अबाउट द सोशल इम्पैक्ट. और अडल्ट्स में हियरिंग को इतना अंडर अप्रिशिएट क्यों किया जाता है? जब तक उसकी जो फैमिली है वो सफ़र नहीं करते हैं उस पर्सन के हियरिंग लॉस से, तब तक उसको इग्नोर करते रहते मेरे हैं. ख्याल ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि और जब तक घर वाले खुद नहीं सफ़र करेंगे तब तक वो उसको नहीं अप्रिशिएट करते हैं. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने खुद भी ये देखा है. इरिटेट हो जाते हो आप जब सुनता नहीं है आपका फैमिली मेम्बर एंड वेरी क्लोज टू यू. आप इरिटेट हो जाओगे. वॉल्यूम हाई करके आप कितना बात कर लोगे एंड यू आर लाइक ठीक है इनसे तो बात ही नहीं कर रही है. जस्ट कीप देम अवे फ्रॉम आवर डिस्कशंस. इनको क्योंकि समझ में नहीं आएगा. तो जब वो कुछ पूछते हैं कि क्या बोला मेरे को भी समझाओ, तो हम सोचते हैं नहीं रहने दो, आपको नहीं समझ में आएगी ये चीज़. वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है हमें एफर्ट करना पड़ेगा इनको समझाने के लिए. वो एफर्ट और टाइम हमारे पास में नहीं है. तो मेडिकल साइंस में एक बहुत कॉमन फ्रेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज इट और लूज इट. ये वाली चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि या तो आप हियरिंग का इस्तेमाल करिए या फिर आपकी हियरिंग ख़राब हो रही है तो धीरे धीरे ख़राब ही होती चली जाएगी. नहीं, ख़राब होती चली जाएगी बट हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. तो ये वाला फेज यूज इट और लूज इट यहाँ पे एप्लीकेबल है. हाँ, बिल्कुल. सो सी एनी काइंड ऑफ सेंस विच वी हैव, या हमारी कोई भी स्किल है, अनलेस वी कीप ऑन ब्रशिंग इट अप और यूजिंग इट, एज यू मेंशन्ड यूज इट और लूज इट, वो धीरे धीरे कम ही होगी. चाहे अब हियरिंग के मामले में देखें, चाहे हमारी नर्व्स की फंक्शनिंग हो या ब्रेन का सेंटर जिस तरह से वर्क कर रहा है, अगर इसको इनपुट नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे इट विल गो डिक्लाइनिंग एंड डिक्लाइनिंग. तो इसका मतलब एक हियरिंग लॉस को पिकअप करना बहुत टाइमली इम्पोर्टेंट है. एंड वन वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम कितना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया, एक ब्लाइंड पर्सन होगा, उसको हेल्प करने के लिए सब लोग जाएंगे. अगर इफ़ यू सी इन आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमेशा डेफ लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनको मॉक किया जाता है. वेरी फेमस है सारा भाई वर्सेस सारा भाई में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें एक मधु फूफा करके कैरेक्टर था. उससे कोई बात नहीं करना चाहता था. क्यों? क्योंकि वो डेफ था. एंड अनफॉर्चुनेटली एडिंग ऑन दिस डिसेबिलिटी, हियरिंग लॉस गोज वेरी हिडन. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उस इंसान को एक्चुअली में ये इशू आ रहा है. एंड इन फैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली जिसको हियरिंग लॉस होता है, नॉट जस्ट दैट वन इंडिविजुअल बट द एंटायर फैमिली गेट्स अफेक्टेड. बट धीरे धीरे पता क्यों नहीं लगता? स्टिग्मा बना रखा है लोगों ने इसका, या जस्ट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, या इसको जब तक कि एकदम एक्सट्रीम स्टेज में ना हो जाए जब तक चेक ही नहीं कराएंगे? क्या बात है? लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो या कैसे भी आप कह लो इस चीज़ को. बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी इतना ज़्यादा वो गैप है कि नहीं ये तो शायद अपने आप ठीक हो जाएगी, या हम ऐसी कोई दवाई ले लेंगे जिससे ठीक हो जाएगी. हमने मशीन लगा रखी है लेकिन शायद सुनाई नहीं आ रहा. बट एक्चुअली में क्या हम एक प्रॉपर ऑडियोलॉजिकल चेकअप के लिए गए? क्या हमने एक हियरिंग टेस्ट कराया? क्या हमने एनुअली देखा कि हमारी हियरिंग में इशू क्या आ रहा है? एंड काफ़ी बार क्या होता है कि एक एज के साथ साथ हम कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं. हम अवॉइड करने लग जाते हैं सोशल गैदरिंग, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये जो कंडीशन शायद मुझ में है, ये बाकी किसी को पता ना रहे कि मुझ में ये इशू आ गया है, मैं सुन नहीं सकता. सो बिकॉज वो सोसाइटल स्टिग्मा कह लो, तो वो स्टिग्मा इतना ज़्यादा बन चुका है कि वो इंसान अपने में इतना ज़्यादा लोनली रहने लगता है कि वो आगे नहीं आना चाहता. दैट आई हैव दिस इशू एंड आई मे हैव टू यूज समथिंग बट आई डोंट नो हाउ. तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर एज के बाद थोड़ा स्टिग्मेटाइज तो है ये वाली प्रॉब्लम. पर्टिकुलर एज के बाद भी, एंड ऑल्सो इट बिकम्स स्टिग्मा इन अ लॉट ऑफ सेक्टर, बी इट फैमिली स्टिग्मा, बी इट पीयर ग्रुप्स में बात करने का, बी इट सोसाइटल. बट वो इंसान अपने में रहता है कि नो आई विल मैनेज दिस सिचुएशन. आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग को ये मैसेज भेजना चाहिए कि ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा बेटर है रादर देन अवॉइडेंस. अगर आप एक शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में मुंह डाल के बैठे रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया.
आपको फेस करना पड़ेगा और उसको चेकअप कराना पड़ेगा। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स जैसे कि सलोनी जी ने बोला कि इट्स एन इनविजिबल हैंडीकैप, राइट, बट और इनविजिबल डिसेबिलिटी जो हमारे अंदर हो रही है, पर इसके इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड है अगर हम इसको ठीक नहीं करा रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि सिर्फ सुनाई देने की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से हमारी ब्रेन की और एक्टिविटीज़ भी डल होती जाती हैं। सो चाहे हमारा अटेंशन स्पैन हो, मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम्स आ रही हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, एवरीथिंग सिट्स इन। सो इनफैक्ट यूएस की एक बहुत बड़ी स्टडी चल रही है आर्काइव्स के नाम से, जिसमें कि उन्होंने यही पूरा चेक किया है कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है हियरिंग लॉस का ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो डिमेंशिया का एक बहुत बड़ा रीज़न पाया गया है हियरिंग लॉस एंड अनट्रीटेड हियरिंग लॉस। फॉर द व्यूअर्स, डिमेंशिया की प्रॉब्लम थोड़ा सा डिटेल में बताइए, डिमेंशिया क्या होता है और हियरिंग लॉस इसको कैसे अफेक्ट करेगा? बेसिकली हमारे ब्रेन के कई तरह के फंक्शंस हैं, राइट, विच आर वेरी हाई न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कई चीज़ में आती हैं। एक तो मेमोरी लॉस, प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे आसपास से इनपुट्स आ रहे हैं उसको कैसे प्रोसेस करे ब्रेन, ये सब चीज़ें ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे उनसे डील करना है ताकि हम हर सिचुएशन को डील कर सकें बाय अवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। नाउ हियरिंग इज अ बिग इनपुट टू द ब्रेन, राइट, और अगर वो इनपुट खत्म हो रहा है तो वो सारा प्रोसेस इफेक्ट होना चालू हो जाए। तो जहाँ से हियरिंग कम जाएगी तो ब्रेन की एक्टिविटी कम होती जाएगी और वो हर तरह का ब्रेन का प्रोसेसिंग इम्पैक्ट होना चालू हो रहा है। सो दैट इज व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। हम सिर्फ ये सोचेंगे हम थोड़ा सा और जरा 10 में से 6 वर्ड सुन के काम चला लेंगे, वो काम चल भी जाएगा कुछ दिनों के लिए, बट उतने टाइम आपका ब्रेन ओवरऑल कम होता जाएगा इफेक्ट। इसका मतलब जिन लोगों को कम सुनाई दे रहा है, स्पेशली ओल्ड एज में या वृद्धावस्था अपन कहें, तो वृद्धावस्था में अपन देखते हैं कि सुनाई भी कम दे रहा है और मेमोरी भी कम होती जा रही है, और साथ ही साथ जो बाकी फंक्शंस हैं, लोगों को पहचानना, नंबर याद रखना और ये सब चीज़ें, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। तो ये सुनाई कम देने वाले लोगों में वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज ऑल्सो हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस हमने बड़े लोगों में बात की। डॉक्टर तन्मय, आपकी क्या राय है? और भी कोई रीजंस रहते हैं, और भी कॉजेज हैं, और भी कारण हैं हियरिंग लॉस के? आज के टाइम में मेन एक जो कारण है वो है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। लोग जो सारे दिन, क्योंकि अब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत इंक्रीज हो गया है, तो सारे दिन दे आर वेयरिंग ईयरफोन्स और हेडफोन्स, एंड उससे वो लगातार बात करते रहते हैं। दैट इज़ इम्पैक्टिंग देयर हियरिंग। अपार्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम पीपल, जो टीनेजर्स हैं हमारे, they are using headphones or earphones for listening to music at a very high volume. So I think that is the one of the main reason of hearing loss in present scenario. मैं भी रिसेंटली एक पार्टी में गया था और डीजे ने इतना लाउड म्यूजिक बजा रखा था कि मेरे को वहाँ से बाहर आना पड़ा, और तब मेरे को रियलाइज हुआ शायद डीजे को कम सुन रहा हूँ, क्योंकि वो इतने टाइम से शोर शराबे वाली सराउंडिंग में ही रह रहा है। ये चीज़ हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट लागू होती है, क्योंकि अगर ये भी देखा जाए तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 नॉइजिएस्ट सिटीज़ हैं उनमें से 3 इंडिया में हैं। सो दैट्स सच अ बिग थिंग। सो नॉट दैट आई कैन टेल देम ऑफ हैंड, बट मेरे ख्याल से मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद और दोज 3 सिटीज़ जो वर्ल्ड के नॉइजिएस्ट टॉप 10 सिटीज़ के अंदर आते हैं, राइट, एंड दैट टेल्स अस अबाउट आवर सोसाइटी कि हम इतना लाउड हैं। बट आई थिंक जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, डीजे जो होता है जैसे, राइट, जो कि कई इवेंट्स में हमारे यहाँ पे होता है। इनफैक्ट लेट मी पुट इट इन अ वेरी नेगेटिव मैनर फॉर आवर ओन प्रोफेशन, राइट। डॉक्टर्स की जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कई बार उसमें इतना लाउड म्यूजिक होता है कि जब हम ही उसमें से बाहर निकलते हैं, इट रियली फील्स बैड कि हमारा कान शायद थोड़े दिन के लिए सुनाई नहीं दे रहा है, या कान के अंदर वो जिसे हम टिनिटस या कान में घंटियों की आवाज़ें आ रही है, रिंगिंग सेंसेशन जो हो रहा है, दैट कीप्स हैपनिंग, राइट, एंड हम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कई बार एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू रियलाइज एज अ होल कम्युनिटी that need to start working in this direction. और भी कोई कारण है सुनाई कम देने के अडल्ट्स में? राइट, सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो अगर अभी परफेक्ट ने बात की, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस आ जाता है हमारा। इसके अलावा ओटोटॉक्सिसिटी एक चीज़ होती है, राइट, विच इज़ कई मेडिसिन की कभी कभी साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारे जो कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुकान पे जाओ और कोई भी दवाई आप खा लो, राइट। हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीदने से उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ अनट्रीटेड ईयर इन्फेक्शन, राइट। सो कान के अंदर दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत जुकाम चल रहा है काफ़ी टाइम से, कुछ नहीं करना है, ड्रॉप डाल ली, अपना काम चला लिया, राइट। एंड ये अनट्रीटेड हियरिंग लॉस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सॉरी ईयर इन्फेक्शन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उसके बाद में जो हियरिंग लॉस डेवलप होता है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है और हम उसको पता भी नहीं कर पा रहे होते हैं। सो दैट बिकम्स अ बिग इशू फॉर अस।
देन यू हैव इन्फेक्शंस अदर देन द ईयर, राइट. तो अगर आपके ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो रहा है, इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, दैट कैन स्प्रेड टू योर ईयर्स एंड लीड टू हियरिंग लॉस, राइट. सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट हो सकती हैं, बट हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो यही है सबसे पहले कि थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो ईयर में जल्दी चेक कराएं, नॉइज से बचें. जी. सर नॉइस से कैसे बच के रहें वो अगर हम बता पाएंगे तो बेटर रहेगा. सो एक तो हमारी जो सबकी आदतें जो हो गई हैं, जैसे कि ईयरफोन्स और हेडफोन्स, लेट्स डिसाइड नॉट टू यूज़ देम एज फार एज पॉसिबल. कितना यूज सेफ है कितना नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज, बट द प्रोफेशनल लाइफ एंड जो लोगों की आदत हो गई, इवन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो भी सुनना है, फ़ोन पे लगे रहना है, इट्स एब्सोल्युटली यस. तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद समझनी ज़रूरी है कि एनी डे ओवर द ईयर हेडफोन्स आर बेटर देन ear plugs or earbuds or earphones, right? AirPods. That is number one. They are not really as safe. So in case you really have to use a device, use headphones. That's one. So that's इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा, ठीक है. दूसरी चीज़ ये होती है कि कितना वॉल्यूम हम ले सकते हैं. एक हेडफोन लगा रखा है और पूरे मैक्सिमम वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो हो सकता है 2 मिनट का यूज़ ही आपके कान को डैमेज कर दे, राइट. बट what I usually recommend my people who really ask me this question is कि don't increase the volume to more than 50% and use it at that level. The problem with that is कि अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है तो 50% पे आपको मज़ा ही नहीं आएगा. Young people don't enjoy music, 50% तो हमें सुना ही नहीं दे रहा है. So that's where they need to realize that this is not good. Now that's where the role comes of noise cancellation headphones. Now I think Saloni may add to it how useful it is or not, but for me in general the theories may keep on changing. Noise cancellation headphones are way safer क्योंकि हमें उसकी वॉल्यूम 70% पे नहीं सुनना पड़ेगा, हम 40% पे ही काम चला लेंगे. And sir, for example, you can also set your comfort levels. Yeah. So उन comfort levels के according we can set कि हम कितने volume पे सोच सकते हैं. There are many apps also. There are many, for example, iOS और Android system में हम देख पाते हैं कि कितने levels जो है वो हमारे लिए safe listening levels हम अब काफ़ी सारी apps के थ्रू determine कर सकते हैं. Apps एक accurate idea देंगी या एक rough estimate? No, so these apps will only help us let us know कि हम ये जो headphones है, earphones है, ये हम safe या AirPods कह लीजिए, हम कितने safe level पे हम सुन सकते हैं and we can reduce and increase based according to that. The apps which you are mentioning are also कुछ apps होती है जो एक screening tool की तरह काम करती है to check your hearing. But personally as an audiological perspective, they are not diagnostic tools to let anyone know कि हमारी hearing कितनी है. Because hearing का पता लगाना is very systematic. And for that एक proper audiologist के पास जाकर हमें पता लग जाएगा, एक proper hearing health care professional के जाकर हमें पता लग जाएगा कि हम कितनी सुनाई आ रही है actually. तो लोग आते हैं आपके पास ऐसे, जैसे आँख का चेकअप कराने, नंबर निकलवाने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, लेंस कार्ड के शोरूम हर जगह. जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ ईयरफोन्स और हेडफोन्स को ही लेकर. मेरे पास एक पेशेंट आया कि वो गलती से अपने ईयरफोन्स लगाकर गाने जाकर सो गया. बिकॉज ऑफ दैट उनको सडन हियरिंग लॉस हो गया, विच इज़ ऑल्सो कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस इन अडल्ट्स. एंड सडन हियरिंग लॉस के बाद वो अभी अनफॉर्चुनेटली द अडल्ट वॉज डायग्नोज्ड विद अ कंप्लीट प्रोफाउंड हियरिंग लॉस. Yes, and then further we did his complete test battery audiological. पूरी तरह से सुनना बंद हो गया जस्ट बिकॉज कि बंदा हेडफोन लगा के पूरी रात लगा के सो गया. Yes, और वो सुबह उठा, वो बोला कि मम्मी मुझे तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही दोनों कानों में. एंड दैट वाज वेरी सैडनिंग क्योंकि एक पल को तो ये जो हियरिंग लॉस है ये कभी भी किसी भी एज पे भी हो सकता है. सो इट्स नॉट लाइक कि आज क्योंकि अभी शायद बच्चों में हुआ है या बुजुर्गों में हुआ है, कभी हो सकता है, मेरे को, आपको, किसी को भी हियरिंग लॉस हो सकता है. तो सडन हियरिंग लॉस की आपने बात करी कि मतलब हियरिंग हेडफोन लगा के और सो गया कोई पेशेंट आपका और उसको पूरी रात में हियरिंग लॉस हो गया, सुन नहीं पाया वो. तो ये सिमिलर सा चीज़ एक हमारी पर्सनालिटी है म्यूज़िक इंडस्ट्री की, मिसेस अलका याग्निक, उनके साथ भी एक सिमिलर फिनोमेना हुआ, बट आई थिंक कॉज उनका कुछ अलग था, कोई दूसरे कारण से उनको सुनाई कम दिया. So sudden hearing loss can be because of multiple reasons, right? उनमें से noise एक reason है, infection भी हो सकते हैं, viral infections हो सकते हैं, it can be anything, flight के अंदर हो सकता है. So उनके साथ में it was not headphones और earphones का यूसेज, जबकि उनके प्रोफेशन में काफ़ी ऐसा होता है, बट उनके साथ में ये तो नहीं था. प्रोबेबली इट वाज अ वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से उनको एकदम से पूरा हियरिंग लॉस हो गया. और दिस सडन लॉस एक कान में भी हो सकता है और दोनों कान में भी हो सकता है. शी वाज अफेक्टेड इन बोथ हर ईयर्स, राइट. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ऐसा हो रहा है, इट शुड बी ट्रीटेड अर्ली.
एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसका जो विंडो पीरियड है हमारे पास इसको ठीक करने का वो बहुत कम होता है। इनफैक्ट वी वांट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट द वेरी नेक्स्ट डे। अगर आपको आज लग रहा है कि सुन नहीं रहा है तो कल तक आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, तभी कोई यू हैव अ हाई चांस ऑफ इट रिकवरिंग। हार्ट अटैक की तरह ये चीज़ जितना जल्दी आप ठीक कर सकें, जितना जल्दी अपने डॉक्टर के पास जा सकें उतना अच्छा है। तो इसको लेके सोना नहीं है। नहीं बिल्कुल, डोंट इवन थिंक कि 2-3 दिन में अपना थोड़ा और कुछ करके फिर कोशिश कर लूँ। ये पेशेंट्स हमारे पास में तब इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग दिवाली। एब्सोल्युटली दिवाली के टाइम पे क्रैकर Loud पास में bursts. फट जाए, नेक्स्ट डे रिंगिंग सेंसेशन चालू होता है, हियरिंग कम होता है। दे आर लाइक कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डीले करते रहते हैं। बट थ्रू दिस पॉडकास्ट व्हाट वी वांट टू सेंड द मैसेज इज go to your doctor as early as possible. Yes. Don't wait for 7 days, 10 days, 15 days. जी, फील हो रहा है इमीडिएटली जाओ। क्योंकि इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। Yes, Yeah. yes. Yeah. Kitchen time saves time. सेफ या And during Diwali and during wedding season also, because उसमें इतना loud music play होता है डीजे पे, उस टाइम पे भी लोग बहुत आते हैं। अच्छा, मैं अगर किसी शादी में जा रहा हूँ, मुझे पता है बारात में मुझे जाना ही पड़ेगा और लाउड म्यूजिक है, तो कोई प्रिकॉशंस ले सकता हूँ? You can stay away from the area जहाँ पे सबसे ज़्यादा We can also use some earplugs. Absolutely. Earplugs we can use. It's high time that we start taking care of our own यस rather than thinking कि सोसाइटी क्या सोचने वाली है। तो जब आप उस हाई वॉल्यूम जगह पे हो, यूज़ ईयर प्लग्स, राइट। हम स्विमिंग करते हुए पहनते ही हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आज की डेट में। बल्कि आई थिंक इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग इट द अदर्स फॉलो इट। यूज ईयर प्लग्स एंड द जो न्यूबॉर्न्स होते हैं मदर्स, उनको भी कैरी करते हैं नियर दैट नॉइजी एरिया डीजे, उनको भी छोटे ईयर बच्चों प्लग्स को तो पहनाना बहुत especially- ज़रूरी है। छोटे बच्चों को तो स्पेशली आई थिंक ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस पहनाने चाहिए शादियों में और बारातों में, दिवाली इवन के इन time क्लब्स और दिवाली के टाइम पे। पे। बिल्कुल। because those decibel levels are very high. Very They are high. like around 85, 100 and they go beyond. डेसिबल लेवल्स कितने लेवल तक सेफ हैं और किसके बियॉन्ड दिक्कत So आनी स्टार्ट it's a very debatable question, frankly. But then 60 and lower is fine. But then धीरे धीरे अगर हम पटाखों की बातें करें, एक एस्टिमेट दीजिए 60 डेसिबल्स। it's a debatable I question. think But normal group conversation happens around 60. So this conversation that Is we are around- having is right 50 now, to 60. 50, Yes. yeah. 60 decibels Yes. without the mics. Yes. So WHO says to follow safe listening practice, that is 60 decibel for 60 minutes. Absolutely. Don't use your earphones or headphones above 60 decibel and not continuously for more than 60 minutes. Take a break in between. तो अगर कोई लाउड म्यूजिक के बाजू में शादी में है, डीजे में है, तो वहाँ तो 1 घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। वहाँ कितना डेसिबल होगा? I think more than 85 decibel. आराम Yes, से more than 85 to 85, 90 100 to decibel 100 से even. 100 Yes. डेसिबल तक भी Yes. जाता होगा। बहुत Yeah. आसानी से। तो 100 डेसिबल में लोग बांग्ला कर रहे हैं और वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे तक करे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी सुनाई की शक्ति तो कम हो ही रही होगी। उस समय वो किसी की सुनना वैसे भी नहीं चाह रहे होते। तो जब वो किसी की सुनना चाह भी नहीं रहे, so द ओनली थिंग वर्स देन लूजिंग द पावर ऑफ हियरिंग इज नॉट बीइंग एबल टू लिसन। आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर सुनाई की शक्ति चली भी जाएगी तो क्या तो होगा? लेकिन ये चीज बहुत जल्दी रियलाइज नहीं होगी, किसी को ये नहीं पता लगेगा कि मेरी सुनने की पावर कम हो गई। तो ये क्या बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है हियरिंग लॉस, या फिर मतलब सडन हियरिंग लॉस की जो हमने बात करी, बट इन जनरल जो हियरिंग लॉस It's a very gradual process. Yes. It's gradual. Starts with some frequencies, high frequency पहले होगा जनरली, एंड देन धीरे धीरे सारी फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट करता इसी जाएगा। वजह से जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ध्यान नहीं देते अपनी हियरिंग पे, यही रीजन। और आप सबसे एक ज्यादा- और चीज़ अगर आप एक और चीज़ समझेंगे ना, तो हियरिंग लॉस जो है, जैसे सर ने मेंशन किया, फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो रहा है। देयर इज ऑल्सो रेंज ऑफ हियरिंग लॉस, सो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अ मिनिमल टू माइल्ड, गो अप टू मॉडरेट, मॉडरेटली सिवियर, सिवियर टू प्रोफाउंड, एंड धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है बेस्ड अपॉन डिफरेंट कॉजेज। ग्रेजुअल लॉस में अगर हम देखें तो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का हियरिंग लॉस होगा, जिसमें थोड़ा सा माइल्ड हियरिंग लॉस अपन कह सकते हैं, फिर Yes. ये चीज बढ़ती। तो पेशेंट आपके पास मोनी सर यूजुअली किस लेवल पे हियरिंग लॉस लेके आएगा? एक जो एज्ड पेशेंट होता है, बुजुर्ग पेशेंट होता है, ग्रेजुअल हियरिंग लॉस की बात करें, किस So- लेवल पे यूजुअली आता है? 2-3 चीज़ें इसमें आती हैं। आई वुड से लेट्स कंसिडर 2 थिंग्स। वन इज देयर लाइफस्टाइल। इफ समबडी इज अ लॉट इनटू ग्रुप डिस्कशंस or really loves listening to music, they would usually present earlier.
राइट, वो तो माइल्ड हियरिंग लॉस पे आना चालू कर देते हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, इफ़ योर लाइफस्टाइल इज गेटिंग अफेक्टेड यू रियली वांट टू टेक केयर ऑफ इट। तो हम आज के व्यूअर्स को वही कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं जो कि Let's- माइल्ड हियरिंग लॉस को पिकअप करना स्टार्ट Yes. करते हैं। बी अवेयर अबाउट योर ओन बॉडी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं मानता हूँ, क्योंकि हर घर में आजकल टेलीविजन होता ही है या फिर OTT नेटवर्क से हम सुन रहे हैं, अगर आपको अपने यूजुअल लेवल से वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाने का लग रहा है, दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर हियरिंग नाउ एंड बेटर गो एंड गेट इट चेक्ड सो दैट इट डजंट रियली गो वर्स। दूसरी चीज़, अगर नहीं भी लग रहा है तो एटलीस्ट गेट एन एनुअल चेकअप ऑफ योर हियरिंग पोस्ट 40 years of age। 40 साल की एज के बाद धीरे धीरे हियरिंग कम होने लगेगी। Yes, it's going to go down, so you need to get it checked annually and take care कि बहुत ज़्यादा कम नहीं जाए। Start taking care of your ear, safe practices follow करें अपनी, ताकि वो बच के रह सकें उन चीज़ों से। जो ये जनरेशन आई है एयरपॉड्स वाली और हेडफोन्स वाली, इस जनरेशन में ये 40 इयर्स के बाद में एनुअल चेकअप वाली चीज़ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इम्पोर्टेंट हो जाने वाली है। एब्सोल्युटली, इनको तो और भी जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। They would need it earlier। Sir, they are coming with complaints of tinnitus. Hearing loss नहीं है, tinnitus, ringing sensation जो ear में होता है, they'll come with complaint of that. कान में Yeah. झिंगुर बजने कान में जैसी आवाज झिंगुर आती है। जैसी Yeah. recently one patient came and he was working with his headphones for 7 to 8 hours and his only complaint was कि मेरे को कान में घंटी बजती है। घंटियाँ बजने के बाद, ट्रू। Yeah. अब उसको एक्सप्लेन करना, ये बोलना कि हेडफोन आप कम यूज करो, नहीं मैम कैसे कर सकते हैं, मेरा तो काम ही वही है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको एड्रेस करना। इसलिए पहले से ही अगर आप सेफ लिसनिंग फॉलो करेंगे तो मे बी ये नौबत आए ही ना। तो मतलब यंग लोग, जो जवान लोग हैं, उनमें एक जो मेजर सिम्टम हमें देखने को मिलता है, दैट इज टिनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन। और ये वही लोग हैं जो 10-20 साल बाद जाके हियरिंग लॉस वाली कैटेगरी में पहुंचने लगेंगे। तो अगर किसी को ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेटर टू स्टार्ट गेटिंग योर एनुअल चेकअप्स डन Absolutely. As early as possible, yes. तो अगर किसी को हियरिंग लॉस डिटेक्ट हो रहा है, अब मान लो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को आ रही है प्रॉब्लम और मैं गया चेकअप कराने, माइल्ड लॉस मेरे को आता है या मॉडरेट लॉस आता है, तो अब आप मेरे को कैसे ठीक करोगे सर? सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइल्ड और मॉडरेट लॉस जब हमारा कंफर्म हो गया है, देयर आर नो अंडरलाइंग अदर इन्फेक्शंस विच आर देयर फर्स्ट। सेकंड वील सी कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ हियरिंग लॉस, स्लोपिंग पैटर्न है, राइजिंग है, किस तरीके का पैटर्न है। फिर हमारे कुछ हियरिंग एड्स होते हैं। तो अब जैसे हम देखते हैं, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि पहली चीज़ तो हियरिंग लॉस कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि हमें क्यों हुआ। लेकिन अगर हमें अब हो गया है तो ये ज़रूरी है देखना कि अब हम इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ठीक किया जा सकता है। देन वी गो अबाउट हियरिंग एड्स, क्योंकि कोई इसकी अगर इफ़ देयर इज़ नो इन्फेक्शन इन्वॉल्व, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है जिसको मैं खा लूँ और हमारा हियरिंग लॉस ठीक हो जाए। कोई दवाइयाँ नहीं आती हैं Yes. एक्सेप्ट इन्फेक्शंस को लेकर, यस। तो अब कुछ जैसे कुछ मशीनें होती हैं इन लेमैन टर्म्स, कुछ हियरिंग एड्स होते हैं। अब जैसे आपने बात की माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस की, तो माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस में एडवांटेज है कि पेशेंट्स के पास अगर अडल्ट है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है हियरिंग एड्स के। एंड हियरिंग एड इज़ वेरी स्पेसिफिक कि जैसे उनका लाइफस्टाइल है, जो उनकी कम्युनिकेशन नीड्स है, उसके बेस पे वी कैन प्रोग्राम द हियरिंग एड। द ऑडियोलॉजिस्ट कैन प्रॉबली प्रोग्राम द हियरिंग एड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स कम्युनिकेटिव नीड्स, और उसके बेस पे हम धीरे धीरे करके हियरिंग एड सेट करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि हियरिंग एड जो है एक्चुअली में हमने पेशेंट को अंदर तो रूम में लगा दिया, लेकिन रियलिस्टिक सिचुएशन में पेशेंट को कैसा लग रहा है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये देखें कि पेशेंट को हियरिंग एड फिटिंग के बाद, एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग सेशन के बाद, उसको रियलिस्टिकली कैसा लग रहा है जब आसपास शोर हो रहा है। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हर एक जो पेशेंट हमारे पास आए वो रियलिस्टिकली हर सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल हो, बी इट इन नॉइज़, बी इट इन कैफ़े, बी इट इन फैमिली आउटिंग्स, एवरीथिंग। सो यस, आई थिंक इसमें ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि लेट्स नॉट पुट इट एज कि हर हियरिंग लॉस के लिए हियरिंग एड की जरूरत है। हाँ, मैं वही Yes. पूछने वाला था कि So- as a surgeon आप क्या देखते हो? So, आपको और भी तरह A simple thing like ear wax can give rise to a significant hearing loss, right? And अगर हम उसको आगे चेक करवा लें and we get it removed instead of letting it be there और इसमें infections हो, खराब हो, so one is get your ears checked अगर लग रहा है जरा सा भी। Secondly, it's like even common cold can lead to a hearing loss. So you can have swelling in your eardrums, you can have some fluid जो कान की eardrum के पीछे पानी जम जाना जिसको हम कहते हैं कई बार। All these things are treatable. If you have some infections in the ear जिसकी वजह से कुछ discharge आ रहा है ear से, मवाद आ रहा है, कई बार बोन्स हमारी फिक्स हो जाती हैं।
So all these things can be treated if you kind of pay attention to them at the right time. So अगर हम ये किसी तरह करेक्ट कर लें सही टाइम पे तो कई बार हमें हियरिंग एड्स वगैरह की ज़रूरत ना भी पड़ेगी, Yes. right? So get that corrected, get that evaluated, and then if you need to go for a hearing aid or even more, go ahead, right? Because उसके वरना और implications फिर आगे बढ़ते जाते हैं. सर इसमें फिर ये हम समराइज कर लेते हैं. इफ़ यू आर सफरिंग और फ्रॉम हियरिंग लॉस, फर्स्ट गो टू अ डॉक्टर, ENT डॉक्टर, गेट योर ईयर्स चेक्ड. अगर हियरिंग लॉस आपका ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बोला गया है कि हियरिंग एड लो, आस्क योर डॉक्टर किसके पास जाना है. गो टू ए ऑडियोलॉजिस्ट. कोई भी दुकान पे जाके हियरिंग एड नहीं लेनी है, क्योंकि आजकल लोग कर रहे हैं परचेज पुअर क्वालिटी ऑफ हियरिंग एड्स, जिससे उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. एंड दैट रिजल्ट्स इन कि ठीक है मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अब मैं नहीं यूज़ करूँगा हियरिंग एड. तो आई थिंक ये वाला एग्जांपल लोगों को आंखों के सेंस में बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अगर आपको दिखाई देना कम हो जाए तो आप पहले आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, ना कि आप दुकान पे जाके नंबर निकलवाएं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है उसका कुछ इजी सोल्यूशन मेडिसिन वगैरह हो, और आप जाके अगर ज़रूरत पड़ती है चश्मे की तो बिल्कुल लगाइए. और चश्मा जैसे आज की डेट में डीस्टिग्मेटाइज हो गया, काफ़ी हद तक चश्मा लगाने के एक्सेप्टेबल रेंज में आ गया है. हियरिंग एड्स भी कुछ टाइम में एक्सेप्टेबल हो जानी चाहिए. सर बहुत हो चुकी हैं अभी, और स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ ब्लूटूथ एंड ऑल, यस यस. जब लोग ब्लूटूथ लगा सकते हैं तो अब वो भी सब लगाने में आते हैं. एयरपोर्ट्स का एक अच्छा बेनिफिट ये मिला है Yeah. कि ये हियरिंग एड्स की एक्सेप्टेंस धीरे-धीरे बढ़ेगी. मजे की बात यह है कि आज हम सब ने ही चश्मे लगा रखे हैं. सो यस, सो मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को भी एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ देयर आर नो इन्फेक्शंस, एवरीथिंग इज़ ओके. तो जैसे हम चश्मा लगाते हैं, मैं और आप चश्मा लगा रहे हैं, हम सब चश्मा लगा रहे हैं, वैसे ही हियरिंग एड बच्चे के, बड़े के, जिसको भी ज़रूरत है, सो दैट राइट एक्शन नीड्स टू बी टेकन एट द राइट टाइम. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हियरिंग एड लगाना भी पड़े तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. आपके पास ऐसे कितने पेशेंट आते हैं जो हियरिंग एड अगर आप उनको प्रिस्क्राइब करते हो और वो बोले कि नहीं मुझे नहीं लगानी है, दिखेगी, तो मैं आपको बताऊँ, मैं 90% ऑफ द पेशेंट कम विद दिस थिंग, स्पेशली इन इंडिया, कि मैम कोई ऐसी चीज़ दो जो दिखे ना. और वो जब भी कोई चार्ट दिखते हैं ना हियरिंग एड का, वो बोलते हैं. आज भी इनफैक्ट टुडे ओनली आई हैड सम अदर इम्प्लांट पेशेंट एंड दे वर लाइक मैम वो वाली जो छोटी वाली हियरिंग एड है वो नहीं लग सकती क्या कान के अंदर. ऐसा क्यों है? सो ये चीज़ की जितनी एक्सेप्टेबिलिटी है ना चश्मे को लेकर, कि हाँ दिख नहीं रहा तो हमने चश्मा लगा लिया, वही चीज़ कि सुन नहीं रहा और किसी बच्चे को, बड़े को हियरिंग एड कान के पीछे कुछ लगाना पड़े और वो विजिबल हो, वो सोसाइटल सिग्मा बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक ओल्ड एज में ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि थोड़ा यंग पॉपुलेशन में होती है, या टीनेजर्स, स्पेशली अनमैरिड पीपल. या वो लोग नहीं यूज कर रहे. तो इंडिया का बात करें तो 20 साल पहले आई थिंक चश्मे के साथ भी Same similar था. situation था. यस वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन जहाँ पे हियरिंग एड्स और हियरिंग डिवाइसेस थोड़ा सोशल एक्सेप्टेंस है. जो आ गई अनुभव है. में कहा 20 साल पहले इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी और आपने कहा हम चारों ने चश्मा पहना हुआ है. Yes. ये आप उससे रिलेट करते हो. मोबाइल यूजेज इतना बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, आजकल सबके चश्मा लगा हुआ है. ऐसे ही इतने लोग अभी ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं ना, मे बी आफ्टर 20 years everyone will use hearing aid. दे विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ईयरफोन्स यूज़ करने के क्या क्या डिसएडवांटेज है. yes. और वो खुद ये चीज़ जब तक वो खुद ये चीज़ देखेंगे नहीं अपनी बॉडी में, सो इट्स ओके. वैसे भी आई थिंक दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस आर गोइंग टू मेक ह्यूमंस स्ट्रॉन्गर, यू नो, इन द सेंस दैट ये कई ऐसी एबिलिटीज हमें शायद दे देंगे जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते. सो लाइक हमारा यू नो, सो अगर देखा जाए, सो वी कैन नॉट हियर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट. और जो लोग डेफ होते जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा अपनी जो फ्रीक्वेंसी उसको रेंज को लिमिट कर दिया है, राइट. सो टू बिकम स्ट्रॉन्गर you have to use a hearing aid. It's something like that if you want to cope up to the same level. Absolutely. And sir, additionally one of my patients say कि मैम you can't do this, I can't do this, कि मैं जैसे ही अपना hearing aid implant उतारूंगा मैं सुन सकता हूँ, मैं फिर भी I can just shut my ears, मैं अच्छे से आराम से सो सकता हूँ वापस. आपको सब कुछ सुनाई देने वाला है. You can. बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर आप किसी शोर शराबे वाली सोसाइटी में रह रहे हैं, रोज पटाखे कोई चला रहे हैं, तो They can go off the listening. Yes, it's kind of a preferential hearing loss. जैसे कई बार होते नहीं, कपल्स आते हैं कि ये मेरी वाइफ कंप्लेंट कर रही होती है कि हस्बैंड मेरी सुनते नहीं है,
बाकी सब तो सुन लेते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रेफरेंशियल हियरिंग लॉस जो कि होता है, एंड विच दिस कैन गिव यू पावर टू डू दैट. अपना हियरिंग डिवाइस ऑफ कर लो और फिर देन यू आर हैप्पी अबाउट इट. हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं करेंगे आप, उनको देख लिया कि ना तो इसमें सर्जरी हेल्प करने वाली है, ना मेडिसिन हेल्प करने वाली है, और ना ही इसमें हियरिंग एड हेल्प करने वाली. इस टाइप के पेशेंट भी कोई रहेंगे? If there is a level of hearing loss which is so significant and so severe that your hearing aids can't really improve upon, then you need to go for a more sophisticated device which is called as a cochlear implant, right? And cochlear implants are in fact, again those devices which make you very powerful in terms of hearing really well. So जैसे ही जो हम बात कर रहे थे 60 डेसिबल वाली, जो मैं बात करी अभी कितने में सुनते हैं हम नॉर्मली, तो अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं तो अगर 60 डेसिबल से ऊपर हमारा हियरिंग लॉस हो गया है, राइट, और अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उन 10 में से 6 वर्ड से ज़्यादा हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, सो दे वर्क आउट इवन फॉर दोज जिनकी की हियरिंग बिल्कुल भी नहीं है और जहाँ हियरिंग एड वर्क नहीं करते हैं. मतलब एक तरीके से एक बाईपास रास्ता बन गया है सुनाई के लिए कि डायरेक्टली वो ब्रेन की नर्व्स को जाके स्टिमुलेट करने लगता है आपका. पूरा ईयर बाईपास हो जाता है इसके अंदर. सो वी डू नॉट नीड ईयर ड्रम्स और बोन्स या ये जो पहाड़ कान का होता है, इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए. वो पूरा बाईपास करके सीधा ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं. सो दैट वर्क्स आउट ब्यूटीफुली वेल फॉर देम. तो ऐसे कौन लोग होते हैं जो इस टाइप के डिवाइस से या इस टाइप के ऑपरेशन से बेनिफिट करते हैं? जो लोग, अगर हम अडल्ट्स की बात करेंगे, लेट्स फोकस ऑन अडल्ट्स ओनली, तो जिनका हियरिंग लॉस का लेवल 60-70 डेसिबल से ज़्यादा चला जाए और हियरिंग एड से ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उनको हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए प्लान करते हैं. देन वी कैन गेट देम इन्वेस्टिगेटेड एंड यूजुअली ऑल ऑफ देम वुड रियली डू वेल. नाउ इसका कोई भी रीज़न हो जाए, जैसे हम कई बार देखते हैं विद एज हियरिंग लॉस हो जाता है, उनमें भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं. किसी को ब्रेन के या ईयर के इन्फेक्शंस या ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे चोट लगी कान में, सडन हियरिंग लॉस, हमने बात करी दिवाली में एक जोर से शोर लगा या किसी भी चीज़ में शोर में, डीजे में शोर हो, उसकी वजह से लॉस हुआ. तो एनी लॉस इन सब रीजंस की वजह से जो भी हो विच इज कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ बाय अ हियरिंग एड कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन बाय अ कॉक्लियर इम्प्लांट. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉक्लियर इम्प्लांट is not a one day thing, it's a lifelong commitment, and that would also include कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी करें और फिर उसके बाद में थेरेपी अच्छे से करें, क्योंकि वो जो साउंड है उसको समझना, ब्रेन को स्टिमुलेट करना, एंड देन टू डेवलप दैट होल थिंग रिक्वायर्स अ हार्ड वर्क एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 2 years or so in adults. थेरेपी की आपने बात की, इसमें मैं सलोनी का इनपुट भी लेना चाहूँगा. किस टाइप के थेरेपीज रहती हैं जिनसे आप, जैसे कि अडल्ट्स का सेपरेट बताइए, बच्चों का सेपरेट बताइए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों की बात करूँ, इसमें जो अब हमारा कॉक्लियर इम्प्लांट तो हो गया, या फॉर एग्जांपल हमारा हियरिंग एड तो लग गया, लेकिन उसके बाद एक चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है ना, कि इम्प्लांट या हियरिंग एड लगने के बाद कोई अपने आप जादू नहीं होएगा. सुनने लग जाएंगे, लेकिन आर गोल इज़ नॉट कि हमारा जो बच्चा है या अडल्ट रेसिपिएंट है वो सिर्फ सुने. आर गोल इज़ लिसनिंग. तो यस, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है हमारा, जो भी पेशेंट है वो सुने, हमारी बात समझे, और फिर ये वो समझकर ही बच्चा जो है, बड़ा जो है, वो बोल पाएंगे इवेंचुअली. सो अब अगर मैं बच्चों के केस में बात करूँ तो हमने इम्प्लांट कर दिया. पोस्ट इम्प्लांटेशन हैबिलिटेशन थेरेपी इज़ वेरी क्रिटिकल, एंड कॉक्लियर इम्प्लांट इज़ अ जर्नी प्रोसीजर, जैसे सर भी बता रहे हैं. It is a very systematic approach. It is a journey. Why? Because after the surgeon does the surgery, then it goes by, it passes on to the audiological and the major habilitationalist team. जो therapist होता है उनका major role अब काम करना start कर देता है. और इन team के जो मैं leader बोलूँ तो team leader would be a parent. क्योंकि until a parent also what we are trying to do in the therapy में generally हम बच्चे को बोलना नहीं सिखा रहे. We are working upon building up the understanding, the receptive abilities of the child. For example, मैं हमेशा जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक पानी ग्लास खाली है, धीरे धीरे करके हम पानी भरेंगे तभी वो पानी ओवरफ्लो होगा. लाइकवाइज जब एक बच्चे का इम्प्लांट हम करते हैं, इम्प्लांट के लिए वो जाता है, ब्रेन अभी हमारा बहुत समझदार है बच्चा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज मुताबिक, एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बच्चा चीज़ों में पीछे चल रहा है. सो अंटिल ब्रेन में वो रिसेप्टिव लैंग्वेज बिल्डअप नहीं होएगी, तब तक जो आउटपुट है दैट विल नॉट कम एज स्पीच. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. थेरेपी इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच विच वी फॉलो, एंड लाइकवाइज फॉर अडल्ट थेरेपी. सो अडल्ट में इट्स नॉट अ थेरेपी विच वी डू, इट्स एन ऑडिटरी ट्रेनिंग विच वी फॉलो. सो पोस्ट अडल्ट हैबिलिटेशन ट्रेनिंग हम, it's not for a very long time, but for also them to give them confidence that they are hearing well, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये उनके ब्रेन के लिए इट इज़ न्यू. So they'll also take some
एब्सोल्युटली दे विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू गेट एडजस्टेड कि एक्चुअली में मैम हो क्या रहा है, आवाज़ आ कैसी रही है, हाउ इज़ इट हैपनिंग. सो स्लोली विद अडल्ट थेरेपी, अडल्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस एक्चुअली दे बिगिन एंड द आउटकम्स आर टचवुड वेरी गुड. लाइक पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ, जितना हम अर्ली स्टार्ट करते हैं फॉर एनी चाइल्ड ऑल्सो एज अर्ली एज पॉसिबल. लाइक आजकल तो पहले के ज़माने में फिर भी बोलते थे कि हम 1-2 साल तक वेट करेंगे. अब आप अगर राजस्थान का स्टेटस देखोगे तो यंगेस्ट बेबी वी हैव इम्प्लांटेड इज 10 months ओल्ड. येस. सो यूएस की अगर हम बात करेंगे तो यूएस में तो आई थिंक अब 6 months भी अब हो चुका है इम्प्लांट, राइट? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की उम्र में भी येस इट इज़ पॉसिबल. कर सकते हैं. हाँ जी. सो वंस द चाइल्ड इज़ ऑल्सो डायग्नोज, अगर एक राइट एज पे हम स्टार्ट करेंगे, राइट थेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो होगा विथ राइट पेरेंट सपोर्ट. सो फैमिली सपोर्ट इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है एंड देन द चाइल्ड विल बी एबल टू कवर. लाइकवाइज फॉर अडल्ट्स के केस में वी फॉलो एन अडल्ट हैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम. दे डोंट रिक्वायर एनी थेरेपी एज सच. एंड धीरे धीरे जब उनका ब्रेन जो है सिस्टम समझने लग जाता है कि क्या टेक्नोलॉजी, एंड दे स्टार्ट पिकिंग अप. एज एन एडल्ट जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एडेप्टेबिलिटी कितनी है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है? क्योंकि पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्होंने तो कभी आवाज़ सुनी ही नहीं है, तो वो इम्प्लांट लगा के उनको जो आवाज़ सुनाई देगी उनको वही अच्छी लगेगी. बट अडल्ट्स के पास में कंपैरिजन करने के लिए कुछ है, तो वो कितना डिफरेंस आता है? डिफरेंस नहीं कहूँगी, ये चीज़ कहूँगी कि एक्सपेक्टेशन टू सेटअप इवन बिफोर द सर्जरी. आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर any of the healthcare professional team to make them understand, to set the realistic expectations actually. Realistic expectations set करने बहुत ज़रूरी है for them also to understand कि हमें ठीक है जो पहले hearing थी that is there, but we are also trying our best कि हम धीरे धीरे करके वो provide करें जो भी option उनके लिए सबसे best रहेगा. And slowly they take some time to get adjusted, but they do cover up. So but setting up the right expectations and the acceptance that no, this technology is there but I have to use it. Like I'll give you an example. मेरी एक sudden hearing loss का patient है. He is a छोटू सरदार. So अब क्या हुआ that one day जब इनका switch on था, that means cochlear implant करने के बाद जब उनका first switch on day था, तो he cried that he doesn't want to use the implant technology. But slowly post 2 therapy sessions, 2 training sessions, he was comfortable that now I'm adjusted and मैम अब मैं यूज़ कर सकता हूँ ये चीज़. टाइम लग सकता है एडजस्टमेंट में, बट धीरे धीरे इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी. आई थिंक चश्मा लगाने वाले समझ सकते हैं कि पहले दिन हमेशा सिर में दर्द होता है और कुछ टाइम लगता है इस चीज़ को अडेप्ट करने में. बट नया डिवाइस है, आपके ब्रेन को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, पर इवेंचुअली हो जाता है. तो डॉक्टर तन्मय, आपसे पूछूंगा, पॉलिसी मेकर्स कहाँ पे हैं इस चीज़ में? क्या पॉलिसीज़ हैं? कोई इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करती हैं इस प्रोसीजर को या इस रिहैबिलिटेशन को? राजस्थान में तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टिल 4 years ऑफ एज. गवर्नमेंट, हाँ, बच्चों में करती है, नॉट इन एडल्ट्स. कोई भी इंश्योरेंस. अच्छा, इसमें ना कुछ एक चीज़ें जो रिसेंटली आ रही हैं ना, आई थिंक पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अवेयरनेस इसी को लेकर कि अडल्ट्स में कॉकलियर इम्प्लांट हो सकता है ना. कई डॉक्टर्स भी ये नहीं मानते हैं कि एडल्ट्स में इम्प्लांट होना चाहिए. तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कॉकलियर इम्प्लांट 70% एडल्ट्स में ही होते हैं और प्रोबेबली उनको ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे डॉक्टर तन्मय ने बोला कि अगर मुझे आज सुनाई दे रहा है तो मुझे उसकी वैल्यू पता है. जैसे ही मेरी सुनाई की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो अगर मैं एज अ रोल एज अ डॉक्टर जो प्ले कर सकता हूँ सोसाइटी को अगले 20 साल तक, और वो ज़ीरो हो जाता है. सो काइंड ऑफ जो मैं इतना समय, एनर्जी, टाइम, मनी जो भी मेरे पे स्पेंड हुआ बाय द फैमिली, by this country, which goes completely waste if I lose my hearing absolutely right now. तो इसलिए वो ज़रूरी है कि इन एडल्ट्स को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ट्रीट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इस चीज़ का. तो इनको मना नहीं करना है, पहली चीज़ तो ये, इनको ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ठीक हो सकते हैं उस पर. दूसरी चीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. राजस्थान में एज अ जनरल नॉर्म 4 years के नीचे तो हम किसी का भी कॉकलियर इम्प्लांट फ्री में कर ही सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. पर अगर 4 years एज ज़्यादा है या कोई अडल्ट है इसका कॉकलियर इम्प्लांट होना है, तो भी स्पेशल कमिटीज़ हैं गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम्ड हैं कि अगर वो कमेटी के अंदर इनकी फाइल्स आती हैं, एंड इफ दे फील दैट दिस पेशेंट मे बेनिफिट, तो उनका हम कॉकलियर इम्प्लांट फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. सो इट कैन स्टिल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट. बट वो कमेटी दूसरी आ जाती है, क्योंकि वो फिर वरना हर जना
चाहेगा कि इम्प्लांट हो जाए जहाँ कि बच्चों में फ़ायदा ही नहीं होना है 4 years के ऊपर, सो वी डोंट वांट टू डू इट। बट किसी को मान लीजिए आज मेरे को हियरिंग लॉस होता है तो आई कैन गेट इट डन थ्रू द राजस्थान गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ईजिली पॉसिबल है, उसमें मना नहीं है। या दूसरी चीज़ आती है इंश्योरेंस कंपनीज की। सो बीच में कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज थी विच हैड स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड एंड हमारे कुछ एक पेशेंट्स का इंश्योरेंस के थ्रू स्पॉन्सर भी हुआ है इम्प्लांट, राइट। सो एंड दीज आर ऑल अडल्ट। सो कंजेनाइटल में अभी तक नहीं है। सो सिंस बर्थ अगर हियरिंग लॉस है तो इम्प्लांट वो नहीं कवर करते हैं। बट जैसा कि अडल्ट में अगर हियरिंग लॉस हो जाता है तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं अब, आई थिंक। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को कवर कर रही हैं, इंडिया में नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये भी कर पाएँ कि वी शुड प्रेशराइज द इंश्योरेंस कंपनीज कि दिस शुड बी डन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को भी लीड लेनी चाहिए इसमें। एब्सोल्युटली। और अगर कोई इफ somebody is already paying a premium to an insurance company, तो spending an amount like 6 to 8 lakhs by the insurance company is not a big issue nowadays। सब बहुत महंगी सर्जरीज हैं जो इंश्योरेंस में कवर्ड है। सो ये तो आसानी से कवर होना चाहिए। इट्स जस्ट अ मैसेज दो कि वहाँ जाना स्ट्रांगली बहुत इंपॉर्टेंट है। According to WHO, Indian population by the year 2050 19% जो होगा वो अडल्ट पॉपुलेशन होगा। एड्रेस करेंगे उसको तो मे बी वो ट्रीट हो सके, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी। तो पहले तो इंडियन मेंटालिटी ये है एडल्ट्स की कि हमारी इतनी ज़िंदगी तो निकल गई है, इतनी ज़िंदगी हमें और निकालनी है, अब इस पे और क्यों खर्चा करना है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको एड्रेस नहीं कर रही है। आई थिंक हियरिंग एड्स पे पहले प्रेशराइज होना चाहिए गवर्नमेंट को कि हियरिंग एड्स के लिए हेल्प करना स्टार्ट करे, स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ हैं या बेनिफिशियरीज। राजस्थान गवर्नमेंट डज, राजस्थान RGHS प्लान में दे हैव 7,000-8,000 रुपीज़ फॉर वन साइड ऑफ हियरिंग एड, उसमें उतना उनको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स में ये चीज़ है, राजस्थान में है। राजस्थान has been a very, I would say Rajasthan has been a very progressive state that way, right? We were one of the first in the country to start with the cochlear implant program, even to start upgrade जो accessories देनी है implants की, वो हमारे यहाँ पे हैं। bilateral implants, so अगर हम किसी बच्चे का 2 साल से कम एज का है, उसके दोनों कानों को इम्प्लांट करना चाहें तो वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, राइट। अडल्ट्स हैबिलिटेशन, अडल्ट्स के अंदर कॉकलियर इम्प्लांट, इवन हियरिंग एड्स। सो कोई भी बच्चा है जिसको कि हियरिंग एड की ज़रूरत है वो भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है राजस्थान में। सो इट इज़ बीइंग कवर्ड एवरीवेयर। तो बहुत सारे स्टेट्स पर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ये वाली चीज़ कवर नहीं हो रही है, और आई थिंक ये चीज़ उनको समझनी ज़रूरी है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा। अगर हियरिंग एड आप टाइम से दें या और जिसको ज़रूरत है उसको कॉकलियर इम्प्लांट टाइम पे दें तो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती। सो आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी पॉलिसी लैकिंग है जहाँ पे हियरिंग एड्स और कॉकलियर इम्प्लांट्स को वो लोग सपोर्ट नहीं करते। तो हम लोगों को इस बारे में उनको एजुकेट करना चाहिए। आई थिंक पूरी डॉक्टर्स की बॉडी को इस पे साथ में आके गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा अगर इस टाइप के प्रोसीजर्स को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इस लास्ट सेगमेंट में पॉडकास्ट के पोस्ट करूँगा अपने गेस्ट को, एंड आप लोग इसके जवाब दीजिएगा मुझे। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कॉकलियर इम्प्लांट या हियरिंग एड वाले पेशेंट को ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा? आराम से मिल सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग any person who is adequately rehabilitated with a hearing aid or an implant can be given a driving license. Absolutely. And what about a college admission or a university admission? There will not be an issue. Everyone, in fact, recently government ने भी introduce किया था कि no school, be it any college, no one can say no to any child who is adequately rehabilitated, be it with a hearing aid or be it with a cochlear implant. Adequately rehabilitated, I think एक important word है कि just हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट लगाने से आपका एडमिशन नहीं सिक्योर होगा। बट अगर बच्चा पूरी तरह से उसके हैबिलिटेशन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई इलेक्शंस कंटेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम, क्या कोई हमारा कॉकलियर इम्प्लांट ही आगे जाके नेता बन सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बल्कि रादर आई थिंक दे विल बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दीस थिंग्स। सो आई थिंक होना चाहिए जिससे पॉलिसी कुछ बन जाएगी पॉलिसीज की इम्प्लांट्स और हियरिंग एड। I think in nutshell the message is कि a cochlear implant does not limit you in any way, right? In fact, makes you completely independent. I think that's the message we want to pass to our viewers.
यही हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन इस तरह की डिवाइसेस से नहीं होती है। आई थिंक ये हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट दोनों चीज़ों से जो भी हियरिंग रिहैबिलिटेटिव डिवाइसेस हैं ये बहुत सक्सेसफुल हैं और किसी भी चीज़ से आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर हो सकती हैं पर मेजरली ये बहुत सेफ़ हैं, मेजरली ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करती हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपको फ़ायदे देती हैं। तो आई थिंक ये हमारे पार्टिंग वर्ड्स रहेंगे आज के। कंक्लूड करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट इसी नोट पर। तो थैंक यू सो मच मिस सलोनी, मोनी सर और थैंक यू अनुपम। I enjoyed this podcast and I loved hosting all three of you. I loved the messages we sent out to our viewers. Thank you so much. Thank you.